मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है बास दाब अनुमान। बच्चों, ये एक अणुशंक गुणधर्म है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं इस समय अणुशंक गुणधर्म पढ़ा रहा हूं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पराशर दाब कंप्लीट कराया था। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बास दाब अनुमान के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, हेडिंग डालिए वाष्प दाब अनुमान, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। बच्चों, वाष्प दाब यानी कि वाष्प के द्वारा डाला गया दाब अनुमान मीन्स कम होना। अब बच्चों, ये जो अणुशंक गुणधर्म है ये आप विलयन में पढ़ने जा रहे हैं। विलयन के केस में आप इसको देखिए। विलयन के केस में वाष्प दाब में अनुमान किस तरह से क्रिएट होता है इसको आप समझिए। बच्चों, कोई हम एक द्रव ले रहे हैं, जैसा कि आपको पता है द्रव विलायक का काम करेगा यहाँ पे। अब बच्चों, इस द्रव में यानी कि इस विलायक में अगर हम एक ऐसा विलेय पदार्थ घोल दें, एक ऐसा विलेय पदार्थ घोल दें जो अवाष्पशील है। कैसा है बच्चों? अवाष्पशील है। अवाष्पशील है। जब बच्चों किसी द्रव में एक ऐसा विलेय पदार्थ घोला जाता है जो अवाष्पशील होता है, तो उस विलायक का यानी कि उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। मान लो इसी द्रव का जो वाष्प दाब है पहले x है। जब इसमें हमने एक ऐसा पदार्थ घोल दिया जो अवाष्पशील है, उसके बाद जब चेक किया तो मान लो इसका वाष्प दाब y आ गया। तो बच्चों, ऐसी कंडीशन में जो बाद वाला वाष्प दाब होता है यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने के बाद जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया जाता है वो पहले की तुलना में कम होता है। और जिस अनुपात में अवाष्पशील पदार्थ आप घोलेंगे द्रव में, उसी अनुपात में वाष्प दाब में कमी होती जाएगी। उसी अनुपात में उस द्रव का यानी कि उस विलायक का वाष्प दाब कम होता चला जाएगा जिस अनुपात में आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है। अब बच्चों, और इसकी एक अगर हम डेफिनेशन बनाएं, इसकी एक डेफिनेशन क्रिएट करें, तो बच्चों डेफिनेशन में हम किन किन वर्डों का किस तरह से यूज करेंगे इसको आप समझिए। बच्चों, प्रत्येक ताप पर अगर ताप बच्चों कांस्टेंट है तो उस ताप पर कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लीजिए और उसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी एक द्रव को ले लीजिए। तो अगर ताप कांस्टेंट है तो उस द्रव का वाष्प दाब निश्चित रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। अब जब आप उसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब उसमें आप घोल देंगे, तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने उसमें घोल दिया, इसके बाद जो विलयन प्राप्त हो जाता है उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में ये जो कमी आती है इसी को वाष्प दाब अनुमान के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझिए। एक बर्तन ये मैंने ले लिया और इस बर्तन में भर दिया मैंने पानी यानी कि वाटर। सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको इसे क्लियर करा रहा हूं। और इसको एक बर्नर की सहायता से गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करना स्टार्ट किया तो आपको पता है कुछ समय पश्चात ये पानी वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वाष्प बनेगी और ये वाष्प में कन्वर्ट होगा। अगर इसके ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया है तो आपको एहसास होगा यानी कि आपको पता चलने लगेगा
कि इसकी वाष्प जो उत्पन्न हुई है वो दबाव इस पर डालने लगी है। आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन, यानी कि ये जो ढक्कन आपने रखा है ये अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस इसमें वेपर पानी में उत्पन्न हो गई है और ये प्रेशर उस ढक्कन पर डाल रही है। ठीक है, उस समय मान लो आपने इसकी वाष्प का दाब कैलकुलेट किया तो वो x आया। कितना आया? x। अब आपने थोड़ी देर में क्या किया, इसके बाद बच्चों आपने इसको हटा दिया, ढक्कन को हटा दिया। इसके बाद बच्चों आपने इसमें डाल दी शुगर, चीनी डाल दी, चीनी डाल दी। अब इसके बाद बच्चों फिर इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया और बच्चों इसकी हीट करना इसको स्टार्ट किया और इसकी वाष्प उत्पन्न होने का इंतजार किया, इसकी वाष्प उत्पन्न होने का इंतजार किया। तो बच्चों जब आपने इसमें चीनी मिला दी है, चीनी क्या है बच्चों? अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो चीनी की उपस्थिति में अब ये जो मिक्सचर बन गया, यानी कि ये एक विलयन बन गया है, अब इसका जो वाष्प दाब आएगा और टेम्परेचर मान लो आपने कांस्टेंट कर दिया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आप इस एक्सपेरिमेंट को मेंशन कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ले रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से मान लो इसका वाष्प दाब पानी का आया था x। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही चीनी को मिलाने के बाद आप इसका वाष्प दाब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको जब आप इसे करेंगे प्रैक्टिकली ऐसे मोटे तौर पे करके देख लीजिएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो ढक्कन आप रखेंगे चीनी मिला के इस बर्तन के ऊपर, तो इस ढक्कन का जो वाइब्रेशन है वो पहले की तुलना में कम रहेगा, पहले की तुलना में कम रहेगा। यहाँ आपको कोई एक लैब की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने किचन में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको, तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा उस टेम्परेचर पर इस जो ढक्कन का जो वाइब्रेशन है वो पहले की तुलना में, यानी कि जब आपने इसमें चीनी नहीं मिलाई थी उसकी तुलना में इसका वाइब्रेशन कम होगा, यानी कि इसके द्वारा जो वाष्प उत्पन्न हो रही है उसका जो दबाव है वो पहले की तुलना में कम है। मान लो ये y है, मान लो ये y है, तो y की वैल्यू x से कम रहेगी। कहने का मतलब है कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने के बाद में उस द्रव का वाष्प दाब पहले की तुलना में, जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिलाया गया था, पहले की तुलना में जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिलाया गया था, कम हो जाता है और ये कमी ही वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। तो बहुत सारी चीजें बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बच्चों मैं इसकी एक सेलेक्टेड डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, अब तो आप उसको ध्यान से समझेंगे। इससे बच्चों अब मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये अवनमन क्या बला है। देखिए बच्चों, किसी द्रव का मतलब यहां विलायक से है, किसी द्रव का वाष्प दाब अवाष्पशील पदार्थ बच्चों यहां विलेय का काम करेगा। अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति में कम हो जाता है। अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति में कम हो जाता है वाष्प दाब में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुपात में होती है, मात्रा के अनुपात में होती है। तो ये बात बच्चों फैक्ट आपका यहां पर क्लियर हुआ होगा
इसी को मैं इतनी देर से क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था। अब आगे देखिए, प्रत्येक ताप पर किसी द्रव का, प्रत्येक ताप पर किसी द्रव का एक निश्चित वाष्प दाब, प्रत्येक ताप पर किसी द्रव का एक निश्चित वाष्प दाब होता है। जब एक अवाष्पशील, जब एक अवाष्पशील बच्चों विलेय पदार्थ, जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोला जाता है, तब बच्चों विलेय पदार्थ आप घोलेंगे तो विलेय और विलायक मिलके क्या बना लेंगे, विलयन। तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध, ये बच्चों मैं लिख रहा हूं शुद्ध, शुद्ध मतलब जब इसमें आपने विलेय नहीं मिलाया था, किसमें, विलायक में, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। कम हो जाता है। वाष्प दाब में, वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में बच्चों यह कमी वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। अगर बच्चों इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि वाष्प दाब अवनमन क्या है, तो बच्चों ये लाइन आप राइट डाउन करेंगे। प्रत्येक ताप पर, यहां से यहां तक, प्रत्येक ताप पर किसी द्रव का एक निश्चित वाष्प दाब होता है। जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोला जाता है, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। अब बच्चों आगे देखिए, माना किसी शुद्ध विलायक का, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कैपिटल P बनाएंगे और इसमें बच्चों छोटा सा जीरो दाईं तरफ सफिक्स के रूप में लगा देंगे। बच्चों इसको P0 भी पढ़ते हैं और P0 भी पढ़ते हैं। आप इसको P0 भी पढ़ सकते हैं, P0 भी पढ़ सकते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और जब जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोला जाता है, जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोला जाता है तो उसी ताप पर, उसी ताप बच्चों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ताप कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब
अब बच्चों मैं कैपिटल P बना रहा हूं और इसमें दाईं तरफ स्मॉल x सफिक्स लगा रहा हूं, PS। PS S मीन सोल्यूशन। तो प्राप्त विलयन का बाजदाब PS हो जाता है, हो जाता है। अतः वाष्प दाब अवनमन, अवनमन मीन्स बाजदाब में कमी। तो पहले बाजदाब कितना था, P0 था, बाद में कितना हो गया, कम होकर के PS हो गया। तो कमी कितनी आई, P0 माइनस PS। यानी कि बाजदाब क्या, बाजदाब में अवनमन कैसे निकालोगे, P0 माइनस PS से। तो ये हो गया बच्चों बाजदाब अवनमन। उम्मीद है बच्चों आपको बाजदाब अवनमन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं। अब बच्चों आगे देखिए, बच्चों यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं P0 का, यानी कि P0 का और P0 माइनस PS का। ध्यान से समझना बच्चों, ये है शुद्ध विलायक का बाजदाब और ये है बाजदाब अवनमन। अब बच्चों एक अनुपात और आता है, P0 माइनस PS। ये क्या है, ये बच्चों है बाजदाब अवनमन, और जब इसमें शुद्ध विलायक के बाजदाब P0 से हम डिवीजन दे देते हैं तो एक अनुपात मिलता है P0 माइनस PS अपॉन P0। बच्चों इसको कहते हैं बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से समझना बच्चों, इनकी बहुत जरूरत रहती है और कंफ्यूजन बराबर बच्चों के दिमाग में क्रिएट रहता है। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का बाजदाब। P0 माइनस PS क्या है, बाजदाब में अवनमन। P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी इसका इंपॉर्टेंस अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। मैं एक रूल अभी बताऊंगा, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों इसमें कुछ पॉइंट है, मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। यद्यपि P0 का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, यद्यपि P0 का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, किंतु अनुपात P0 माइनस PS अपॉन P0 का मान किसी तनु विलयन के लिए, किसी तन विलयन के लिए प्रत्येक ताप पर एक स्थिरांक होता है। प्रत्येक ताप पर एक स्थिरांक होता है, मतलब इसका मान बदलता नहीं। इस अनुपात P0 माइनस PS अपॉन P0 को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो फिर एक बार बच्चों आप समझ लो, P0 क्या है, शुद्ध विलायक का बाजदाब। P0 माइनस PS क्या है, बाजदाब में अवनमन। P0 माइनस PS अपॉन P0 ये अनुपात क्या है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन।
तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब बच्चों इसे भी नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको भी। अब बच्चों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपके सामने ला रहा हूं, जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इतनी सारी कहानी अभी तक मैं आपको बता चुका हूं केवल इस रूल को समझाने के लिए कि बाजदाब क्या है, बाजदाब में अवनमन क्या है, बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है। अब इस नियम को आपके सामने लाते हैं जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, RAOULT, राउल्ट्स लॉ। ये साइंटिस्ट राउल्ट ने दिया था और राउल्ट ने बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में यह नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि बाजदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बच्चों मोल प्रभाज मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल पे अपलोड किए हुए मेरे इसी चैप्टर के अदर वीडियो को देखिएगा, जिसमें बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में मैंने बहुत विस्तार से समझाया। देखिए बच्चों, राउल्ट ने यह कहा था कि बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सबसे पहले इनके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बच्चों स्टेटमेंट है इस नियम का कि बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसका गणितीय रूप देखिए बच्चों, यदि किसी विलयन में, मान लिया कोई विलयन है, यदि किसी विलयन में विलेय की मोल संख्या स्मॉल n व विलायक की मोल संख्या कैपिटल N है, तब बच्चों विलेय की मोल संख्या स्मॉल n और विलायक की मोल संख्या कैपिटल N, तब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब देखिए बच्चों ये नियम क्या कह रहा है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर कराया है। क्या है बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर है? विलेय के मोल प्रभाज के। जबकि बच्चों यहाँ पे विलेय की मोल संख्या स्मॉल n है, विलायक की मोल संख्या कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज बच्चों क्या हो जाएगा? विलेय की मोल संख्या बटे विलयन की कुल मोल संख्या, यानी कि स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये दोनों आपस में समान होते हैं किसके अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। तो ये इसका गणितीय रूप है राउल्ट के नियम का। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ये नियम जरूर पूछा जाता है। अब बच्चों आते हैं ऐसे विलयनों पर जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन विलयनों को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे विलयनों को बच्चों कहा जाता है आदर्श विलयन। क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन। कहने का मतलब ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। देखिए बच्चों इनको, आदर्श विलयन एडिंग लगाते हैं, आदर्श विलयन, आइडियल
सॉल्यूशंस। देखिए बच्चों, डेफिनेशन वे विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के बच्चों राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये तो था बच्चों आदर्श विलयन की डेफिनेशन और राउल्ट का नियम। अब बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसे साफ करते हैं, आते हैं अगले टॉपिक पर। अब बच्चों अगली हेडिंग डालिए, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम व अणुभार। अब बच्चों मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि राउल्ट के नियम का अणुभार से क्या रिलेशन है। देखिए बच्चों, राउल्ट्स लॉ एंड मोलेकुलर वेट। यह भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम से आप विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए बच्चों, राउल्ट के नियमानुसार, क्या बच्चों राउल्ट के नियमानुसार व्यंजक आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। अब बच्चों अगर हम तन विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, तन विलयन, किसी तनु विलयन के लिए, बच्चों जब विलयन तन होता है तो विलेय की मोल संख्या जो होती है वो विलायक की मोल संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि आप विलायक की मोल संख्या की तुलना में इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मान लो आपको एक नंबर दिया गया 0.001 और एक नंबर आपको 1 दिया गया, तो अब जब इन दोनों का टोटल आपको करना होता है तो कैसे टोटल करते हैं, 1 प्लस 0.0001, तो टोटल कितना आता है 1.00001। तो इस टोटल को आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 लिख सकते हैं। यानी कि जब एक राशि की तुलना में दूसरी राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम होती है तो उसको पहली राशि की तुलना में आप छोड़ सकते हैं, कहां, उसके टोटल, दोनों के टोटल करने के क्रम में। यही बात मैं यहां पर अभी आपको क्लियर करा रहा हूं। किसी तन विलयन के लिए स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होता है, कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होता है, अतः स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर केवल कैपिटल एन लिखा
जा सकता है। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है? कैपिटल एन के। जिस तरह से ये बात मैंने आपको क्लियर की, इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अतः हाँ, अब आप ये मत कहने लगना कि इसको क्यों नहीं हम खत्म कर रहे हैं। बच्चों अगर इसे खत्म कर देंगे तो ये पूरा रेशियो जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इसे स्मॉल एन को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये पूरा टर्म ही समाप्त हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो इसकी जगह पे ये व्यंजक आ जाएगा जब हम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह केवल कैपिटल एन लिखेंगे। अब देखिए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। चूंकि क्या पढ़ा है आपने? स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। अब बच्चों यहां देखिए स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है। बच्चों स्मॉल डब्ल्यू है विलय की मात्रा ग्राम में, स्मॉल एम है विलय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक की मात्रा ग्राम में, और कैपिटल एम है विलायक का अणुभार। इन सब बातों को मैं यहां राइट डाउन किए दे रहा हूं, देख लीजिए बच्चों। जहां स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। विलय की मात्रा ग्राम में। स्मॉल एम बराबर विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक की मात्रा किसमें बच्चों? ग्राम में। और कैपिटल एम बराबर विलायक का अणुभार। अब बच्चों ये जब वैल्यूज यहां पुटअप करते हैं तो रिलेशन क्या निकल के आती है इसको समझिए। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऊपर आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, और नीचे आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ये कैपिटल एम ऊपर आएगा, ये स्मॉल एम नीचे आएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, और अपॉन में हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों आपके पास समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। इन दोनों समीकरणों के उपयोग के द्वारा बच्चों आवासशील पदार्थों के अणुभारों की कैलकुलेशन की जाती है। किसकी गणना की जाती है? आवासशील पदार्थों के अणुभारों की गणना की जाती है। देखो बच्चों समीकरण 2 व 3 का उपयोग आवासशील पदार्थों के अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। आवासशील पदार्थों के अणुभार ज्ञात करने में इनका उपयोग किया जाता है। बच्चों यहां पर बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। अभी देखिए किसी विलायक की निश्चित मात्रा में
अभावशील विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को घोल करके बास दाब में आपेक्षिक अवनमन को ज्ञात कर लिया जाता है और इसके बाद इन समीकरणों का यूज करेंगे तो अभावशील पदार्थों के अणुभार आ जाएंगे। क्या करते हैं बच्चों, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में अभावशील विलेय की निश्चित मात्रा घोलकर बास दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कर लिया जाता है। तो जब बच्चों किसी विलायक की निश्चित मात्रा में अभावशील विलेय की निश्चित मात्रा घोली जाती है तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बास दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद में इन समीकरणों का यूज करते हुए अभावशील विलेय पदार्थ के अणुभार की भी कैलकुलेशन हो जाती है। तो बच्चों ये अब कंप्लीट हुआ राउल्ट का नियम और अणुभार में क्या रिलेशन होता है, ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन हो गया इस टॉपिक का। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इसे आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों आप को अगर मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो आप लेक्चर वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें, जिससे इस चैनल का जो टारगेट है कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले वो पूरा हो सके। और बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।